नमस्कार। नमस्कार। आज के इस वीक में जो भारत की न्यूज़ में उथल-पुथल चल रही है, उसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ कीजिए। जी, अभी ये हफ्ते में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने बोला है, अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसने जनवरी 7 तारीख को अपना एक फास्ट एडवांस एस्टिमेट्स देते हैं। वो हर साल देते हैं कि उनका क्या एस्टिमेशन है कि जीडीपी जो की डाटा जो एक क्वार्टर के बाद आती है। जैसे एक क्वार्टर अभी दिसंबर में खत्म हुआ है। देश का पहला इस साल का पहला क्वार्टर मार्च में खत्म होगा। अभी उसको आप ये कह सकते हो कि जो पहली फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो मार्च से स्टार्ट होगा। तो उनका जो एस्टिमेशन है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, उनकी जीडीपी ग्रोथ को वो 7.4% पे इस समय वो अनुमान कर रहे हैं कि भारत की जीडीपी 7.4% होगी, जो लास्ट ईयर 6.5% था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है पूरी ऑल ओवर इंडिया इस समय हो रही है। जहां जहां इलेक्शंस हैं वहां थोड़ी सी हो रही है, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं। वेस्ट बंगाल में उसको लेकर विवाद भी है। तो उत्तर प्रदेश में जो इलेक्टोरल रोल डिलीशन हुआ है वो आसपास मतलब दो चार जगह 2.89 करोड़ वोटरों की नाम कट गई है, जिसमें 18.7% इलेक्टोरेट है। मैक्सिमम लखनऊ में और गाजियाबाद में कटी है, और दूसरे कानपुर में सबसे कम कटा है, ऐसा एक खबर आया है। ये इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन बीजेपी में भी ये हड़कंप मचा हुआ है कि इतने वोटर्स के नाम कैसे कट सकती है, डॉक्यूमेंट ना होने के वजह से या कुछ ही भी कारण के वजह से। तो अभी एक इंटरनल चल रहा था। पहले तो ऑपोजिशन कह रहा था बीजेपी इससे वोट चोरी करवा रही है, परंतु अभी ये भी है बीजेपी खुद भी इस चीज से परेशान है कि इतने वोटर्स कैसे कट जाएंगे, क्योंकि इसमें उनके अपने भी वोटर्स होंगे। ये कंसर्न इस समय है। मतलब इलेक्शन कमीशन कितना न्यूट्रल है उससे पता लग रहा है। पहले ऑपोजिशन परेशान था, अब सरकार परेशान है। एसआईआर जो अभी चल रहा है, जी। उससे उससे क्या मतलब कैसा आपका रिव्यू है उस पे कि वो अच्छा है, क्या है, कैसा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो एसआईआर है जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्पेशल प्रोविजन के थ्रू इलेक्शन कमीशन कराती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन इसको कराना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है फिर भी नाम चलती रहती है। कुछ लोग शादी करके दूसरे जगह चले जाते हैं, वहां भी नाम हो जाता है, यहाँ भी नाम रहता है। तो दो जगह की वोटिंग हो गई। बहुत सारे लोग जो दिल्ली में आके रहते हैं, चंडीगढ़ में आके रहते हैं, जयपुर में आके रहते हैं, चेन्नई में जाके रहते हैं, उनका गांव में भी वोटिंग है, वहां पे भी वोटिंग है। एक टाइम पे मेरे पास तीन थी। मेरे कॉलेज में मेरी नाम थी, मेरी गांव में थी, और भुवनेश्वर में भी मेरी नाम थी। तो तीनों जगह थी। तो देखो, मैं तो डिलीट करना चाहता हूं, परंतु अब किसके पास जाऊं, किसके पास बैठ के करूं, ये बड़ी परेशानी हो जाती है। तो उसमें क्या है, जो एसआईआर है, एसआईआर में उन ऑटोमेटिक जो कट जाता है, क्योंकि वो रिवीजन चेक करते हैं कि कहां पे नाम है कहां पे नहीं है। तो उस तरीके की सिचुएशन में एसआईआर की वजह से क्या होता है, वो नाम डिलीट होता है। प्रॉब्लम इसमें जो अपोजिशन की तरफ से है कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रही हैं जिसमें वो जबरदस्ती कुछ नाम कट रहा है, वो गांव में ही रहता है परंतु उसकी नाम कट गया क्योंकि बीएलओ गया, वो शायद उस दिन कोई काम पे गया है, उसकी नाम काट दे रहे हैं। ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ी सी। बट उस पे, हाँ बताइए। बट ये भी तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि वो फिर से अपने नाम को तो जुड़वा सकता है। देखिए, ये आप कहना, हम बैठ के यहाँ बात करना इजी है। नॉर्मल आदमी के पास ना इतना टाइम होता है, ना इतना एनर्जी होता है वो बीएलओ के पास बार बार जाके अपनी नाम को जोड़ सके। मतलब कहना इजी है, कोई नहीं चाहता है उसकी दो वोटर आईडी है, नोबडी वांट्स इट। बट वो मजबूरी हो जाती है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता क्या करना होता है। बीएलओ आता है चला जाता है, उसको किसी ने बोल दी ये यहाँ नहीं रहते, नाम काट के चला जाता है। बीएलओ कौन है? वहां की जो टीचर है, लोकल टीचर होता है, या पंचायत ऑफिस में जो सेक्रेटरी होता है वही होता है बीएलओ। नॉर्मली वही लोग वो बूथ लेवल की जो है काम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन की काम देखते हैं। कभी कभी वो लोग खुद भी ध्यान नहीं देते हैं, उनके घर के बगल में है, वो कब का मर चुके हैं, नाम ही नहीं कट रही है। तो इसलिए करेक्शन करना जरूरी है। ये तो देखो जरूरी है, करेक्शंस होनी चाहिए। बट जिस तरीके से अभी बीएलओ के, नॉर्मली टीचर्स के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर टीचर्स ऐसा गलती करते हैं हम्म।
तो ये टीचर्स की जिम्मेदारी है ना कि वो अपना काम अच्छे से करें। देखिए, वो अच्छा करने की कोशिश भी करता हूँ, मैं किसी को नहीं दोष दे रहा, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है। बच्चों को पढ़ाना भी है, प्राइमरी नहीं टीचर तो होती है नॉर्मली। सिंपल सी बात है कि अगर उन पे ज़्यादा प्रेशर है, उन पे टीचिंग का भी प्रेशर है, उन पे इसका भी प्रेशर है, तो उन पे प्रेशर ऐसे ही इंक्रीज़ हो गया। तो इसके इसके लिए एक एक्स्ट्रा बीएलओ हायर करना चाहिए कि जो मतलब कहीं से रिलेटेड नहीं ना नहीं सिर्फ उसका यही काम हो। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है ना, उनके पास अनुमति है। नहीं तो कुछ समय के लिए ही कर ले। नहीं, वो फिर कहाँ से लाएगा? टीचर जितना गांव को जानता है एक प्राइमरी टीचर, और कौन जानता है गांव? हाँ, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन पे प्रेशर बढ़ने की वजह से काम काम बेकार हो रहा है। टीचर जनगणना भी करता है, जो सेंसस होता है वो भी करता है, लोगों की राशन कार्ड की काम भी करता है, वोटर आईडी का काम भी करता है। सब काम करेगा तो कैसे करेगा? ये जो एक ऑपोजिशन यहाँ पे उठा भी रही है, वेस्ट बंगाल में एक बीएलओ जो हेडमास्टर थे, लोकल स्कूल के बड़े पॉपुलर थे, उनने सुइसाइड कर ली, इतना प्रेशर हो गया उन पे। क्योंकि वहां एक ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर है कि उसकी नाम क्यों काटा। सेंट्रल मतलब इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर है कि 15 दिन में हमें एसआईआर करके दो। ये है, आप उसके टाइम देना पड़ेगा, आप उसको एडिक्वेट टाइम दोगे तो शायद ठीक हो सकती है। क्योंकि आप नॉर्मली इस प्रोसेस का जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है या डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वही होता है हेड। वो क्या करता है, सबके ऊपर प्रेशर करके रखता है, तो वो प्रेशर करके रखता है। ये 3-4 चीजें आप ठीक कर दोगे तो एसआईआर देखो करना तो पड़ेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा नाम है उसके वजह से फिर बाद में एक्स्ट्रा आपको एनर्जी डालना पड़ता है, वोट करने ही नहीं आता, फिर वोट चोरी की भी आपके खिलाफ अभियोग आ सकती है। इतनी प्रॉब्लमेटिक होती तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया होता। सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ देखा। पहले एक विवाद हुई थी, उन्होंने आधार कार्ड अलाउ नहीं किया था आज आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, क्योंकि उन्होंने कहा कोई भी बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भी बना सकता है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? जिसके पास ओरिजिनली है आधार कार्ड, उसका देख के आपको करना पड़ेगा। वोटर आईडी और आधार कार्ड को भी जोड़ने का बात हो रहा। तो ये तो वोटर आईडी और आधार कार्ड तो बहुत पहले से लिंक किए जा रहे हैं। नहीं, लीक नहीं किए जा रहे हैं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। नहीं हुआ है, अब मैं मेरे ख्याल में है, नहीं अभी नहीं बिहार में जो अभी नहीं नहीं जो चुनाव था उससे पहले हुआ है। नहीं, उससे पहले वो थोड़ा कंफ्यूजन रही। उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जोड़ने से इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। भारत की जो एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, अमित शाह जिसकी नेतृत्व करते हैं, उन्होंने कहा था आप जोड़ दीजिए, बट वो जुड़ा नहीं। रीजन बिंग, क्योंकि इनको लगता है जो घुसपैठिया आ गए हैं, इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि जो घुसपैठिया आ गए हैं, आधार कार्ड इजीली पहले बन जाती थी, 2013-14 तक इजीली बन जाती थी, तो नॉर्मली जोड़ देगा वो दिक्कत है। तो पहले ये चेक करें आप उस गांव में कितने दिन से रह रहे हो, आपकी जमीन है कि आप बाहर से आए थे। बाहर से आए थे तो कहां से आए थे, उड़ीसा से बिहार आए हो कि बांग्लादेश से बिहार आए हो? ये सारी चीजें अभी एनालाइज कर रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आधार कार्ड को एक्सेप्ट करो, बट वो वंशावली देखना पड़ता है, को किसकी परिवार के हो, किस आपके ग्रैंडफादर का नाम क्या है, आपकी ग्रैंडफादर की फादर का नाम क्या है, वो किस गांव से थे, वो सारी चीजें पता करने की कोशिश। आपकी लोकेलिटी में आपके जानने वाले हाँ, कितने हैं? आपके गांव में पूरी गांव में 2 ही आपके समाज का परिवार है, तो आप कब आए थे यहाँ पे? वो सारी चीजें एनालाइज कर। तो देखो ये बीएलओ के लिए तो मुश्किल हो गया ना, क्योंकि हाँ, उसकी बच्चा उसकी स्कूल में पढ़ता है, वो सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक है, बट प्रोसेस ठीक है। और ये जो उत्तर प्रदेश में इतनी नाम कटी है, उसके वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज में हड़कंप मची हुई है इस समय। एक थर्ड न्यूज है, अभी ये इलेक्शन कमीशन को लेकर ही है। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने होस्ट किया था। उन्होंने ये डिस्कस किया है कि एआई की जो इफेक्ट है पोल इलेक्शंस पे, वो कैसा है, वो एनालाइज कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन भी एआई यूज करेगा आगामी समय पे वोटर डाटा को अपडेट करने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि अगर एआई को इसमें इन्वॉल्व करेगा तो उसमें इसका मिसयूज भी तो हो सकता है। नहीं, मिसयूज तो हो ही रहा है ना, अभी तो रेगुलेट करने की कोशिश हो रही है, मिसयूज तो हो ही रहा है। एक कंटेस्ट करता है इलेक्शन, इलेक्शन की एक रात पहले उसका एक एआई से वीडियो बना दिया और छोड़ दिया। जब तक वो, क्योंकि अगले सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है, इन लोगों ने रात की 2 बजे सोशल मीडिया पे वो वीडियो छोड़ दिया। जब तक इलेक्शन कमीशन उसको चेक करेगा कि ये किसका वीडियो है, ओरिजिनल है कि नहीं, तब तक वोटिंग शुरू हो गया। 12-1 बजे तक
वोटिंग में जो इफेक्ट है वो इफेक्ट पड़ गया। छोटी मार्जिन की लड़ाई में कहीं 1 लाख से कोई जीत रहा है तो वो 50,000 हो सकता है, परंतु कोई 2,000 से ही जीत रहा था, बाजी पलट गया ना। तो उस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश इस समय इलेक्शन कमीशन करेगा। कैसे करेगा वो तो आगे देखने वाली बात है, बट जब एआई आ गया है मार्केट में और लोग यूज कर रहे हैं तो इलेक्शन कैंपेन में भी यूज होगा। इलेक्शन कैंपेन में ऑलरेडी यूज होती थी, वो डाटा एनालाइज करने के लिए एआई टूल्स की पहले यूज होती थी। नहीं तो ये जो इतने इलेक्शन कंसल्टेंट हैं, प्रशांत किशोर इलेक्शन नहीं जीत पाए, प्रशांत किशोर इलेक्शन तो नहीं जीत पाए, परंतु उससे पहले कंसल्टेंसी तो चलाते ही थे। उनके नाम से आईपैक करके एक इलेक्शन कंसल्टेंसी है, एक सुनील कनगलू करके हैं, वो साउथ में इलेक्शन मैनेज करते हैं। वो सब एनालिटिक्स यूज करके ही वो लोग इलेक्शन मैनेज करते थे। एनीवे, अगला न्यूज जो ग्रॉक एआई है अपना एक्स, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, एलन मस्क ने खरीदने के बाद वो एआई टूल्स उन्होंने डेवलप कराई। उसमें क्या है, बहुत सारी गंदी गंदी भद्दी फोटोज वो महिलाओं की बना रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डिसैटिस्फैक्शन जाहिर करी है और ग्रॉक को बोला है कि आप कम से कम हमारी ज्योग्राफिकल एरिया में इस तरीके की टूल की यूज को बैन कराएं। वो स्पेसिफिकली ऑर्डर्स पास कर, अभी तो ऑर्डर्स पास नहीं किया है, सिर्फ ट्विटर को इन्फॉर्म किया है। एक्चुअली ट्विटर की एक ऑफिस है गुरुग्राम में, जो पहले गुड़गांव बोलते थे, गुरुग्राम में एक ऑफिस है, परंतु वहाँ मिनिमम स्टाफ से वो चलता है। और उनकी जो पब्लिक पॉलिसी हेड हैं, पहले गवर्नमेंट सर्वेंट थे, आईएएस ऑफिसर थे, उनको कल बुलाया गया था। आईटी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी ने कल बुलाया था अश्विनी वैष्णव जी ने, और उनको बोला कि आप देखो, हम जिस तरीके की कंट्री है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, कहीं पे भी अलाउ नहीं करना चाहिए जब फोटो को भद्दी करना का, और वो ओपनली उस प्लेटफॉर्म में चल रहा है, कोई जाके स्क्रॉल करेगा तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। एनीवे, डोनाल्ड ट्रंप को लेके एक बड़ी खबर आया है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टेडली रिमार्क्ड दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज नॉट हैप्पी विथ हिम स्पेसिफिकली रिगार्डिंग इंडियाज कट्स टू रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। थोड़ी सी एक छोटी विवाद अभी क्रिएट हो गया, क्योंकि ट्रंप तो ऐसे ही बोलते हैं, बड़बोलापन उनका है ही, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिया कि ट्रंप जो मिस्टर मोदी इज ए फ्रेंड बट ही इज नॉट हैप्पी विथ मी। मैं उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, रशियन ऑयल को कट करने के लिए बोल दिया, तो मेरे पे खुश नहीं है। इसमें दो चीज आता है, उन्होंने बोला मोदी ने मुझे अपॉइंटमेंट मांगा, मैंने कहा ठीक है, कम एंड मीट मी। वो उनको दोस्त भी बोलते हैं, भारत पे अभी 50% की टैरिफ भी लगाते हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा विवाद हुआ है। ऑपोजिशन कह रहा है कि मोदी जी जो है सरेंडर कर जाते हैं, और ऐसे तो जो उनकी समर्थक हैं वो बोलते हैं हम किसी से डरते नहीं, मोदी जी किसी से डरते नहीं है, परंतु ट्रंप से डर के ट्रंप से बात करने गए थे। और एक छोटी खबर आई कि जो रिलायंस है, जो ऑयल प्यूरिफाई करवाता है जामनगर में, तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ जो है उनको चेक कर रहा है, बार बार उनकी लोकेशन की अपडेट्स ले रहा है कि कहाँ कौन सी तेल है, यूनाइटेड स्टेट्स की तेल है कि रशिया की ऑयल इंपोर्ट्स है। रशियन ऑयल इंपोर्ट्स है, उसको तो कट डाउन करने के लिए सरकार की तरफ से रिलायंस के ऊपर भी प्रेशर है। परंतु मोटा मोटा ये बात है, अब वेनेजुएला को ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट अपनी कंट्रोल में ले लिया है, तो उनकी ऑयल की जो रिजर्वेयर है वो निश्चित रूप से बढ़ गया है अभी नेचुरल ऑयल से। तो इससे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो अपनी मार्केट ढूंढ रहे हैं। पहले जो रशियन ऑयल हमें मिल जाती थी थोड़ी सस्ते में, अब हमें सस्ते में मिल जाती थी तो ऑब्वियसली हमारी जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है इंडिया में बढ़ती नहीं थी, बढ़ने नहीं देता था सरकार, और सस्ता ऑयल रिलायंस को मिल जाता था, तो वो ऑटोमेटिकली दे आर मिंटिंग मनी थ्रू इट। अब यूनाइटेड स्टेट्स की कहना है कि आप 50% टैरिफ के साथ हमसे ही तेल खरीदो, नहीं तो हम आपके साथ रिश्ता खराब कर लेंगे। तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल तो यही होता कि हम रशियन ऑयल लाते और पेट्रोल की जो और डीजल की जो रेट है उसको कंट्रोल में रखते। बट जो सिचुएशन जियोपॉलिटिक्स बन रहा है वेनेजुएला की प्राइम प्रेसिडेंट को इन लोगों ने कब्जे में लेने के बाद, अब इंडिया हो या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, रशिया की साइड में खड़ा होना मुश्किल है। हम वहां से ऑयल ले नहीं सकते, क्योंकि जो बैकलैश होगी, हम यूरोपियन कंट्री के साथ भी हमारी अच्छा रिश्ता है, इजराइल के साथ भी अच्छा रिश्ता है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, तो हम रशियन ऑयल लेके इस तरीके की विवाद में फंसेंगे नहीं। कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री मोदी कितनी भी दोस्त रशिया की और अमेरिका की हो जाए, परंतु वो भी इस तरीके की स्टेप नहीं ले सकते। उसकी फायदा ट्रंप ले रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि देखो मेरा दोस्त है, मैंने बोला रशियन ऑयल बंद करा दो, कर दिया उसने। परंतु
वो तो अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से बोल रहे हैं। इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी को बैकलैश मिल रही है कि ये तो कहते थे कि 56 इंच की छाती है, ये तो किसी से डरते नहीं, देखो ट्रंप से डर रहे हैं। बट ये पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल रिलेशंस है। वेनेजुएला ऑयल के ऊपर मैंने बात कर लिया। ट्रेड डेफिसिट, नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जनवरी 6 तारीख को, जो उसने बोला है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स हैं वो 59.2% इन द लास्ट क्वार्टर, हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं देशों के बीच, ये हमारी 59.2% बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हम एक्चुअली। अभी बीच में 2 साल पहले हमें जो चाइना में आईफोन्स बनती थी वो इंडिया में बनने लगी, तो हम वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं आईफोन की। वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग यही है कि नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है, जो रिपोर्ट पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा। हम एक्चुअली आईफोन बनाते नहीं है यहाँ पे, हम असेंबल ही करते हैं। मतलब इंडिया में असेंबल होती है, अभी तक पार्ट्स हम इंडिया में नहीं बनाते। तो रियल में हम कोई एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी नहीं बन गए हैं। ठीक है, वो चाइना से उनकी लड़ाई हुई तो उनको कहीं शिफ्ट करना था तो हमारे पास आ गए, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या चेन्नई में, कहीं भी आ गए। बट चाइना में क्या है, कोई लेबर लॉज नहीं है, लोग कैसे काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, उनको मिनिमम वेज कितना मिलेगा, ये सब वहां नहीं है। हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ट्रेड यूनियंस भी है। देखो गवर्नमेंट के लिए आगे जाके ये बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं कि सेमीकंडक्टर असेंबल कर रहे हैं, हम आईफोन बना रहे हैं कि आईफोन असेंबल कर रहे हैं। जो कहते हैं हम बहुत बड़े मार्केट है हमारी नोएडा में, हम मोबाइल बनाते हैं कि असेंबल करते हैं। मोबाइल की पार्ट्स जब इंडिया में बनने लगेगा तब हम अच्छे एक्सपोर्ट कंपनी बन पाएंगे। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, आगे भी उसकी एनालिसिस बहुत हो सकती है। गवर्नमेंट भी चाहता है कि हम बाहर की मनी फ्लो करें और हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग हो। हम मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा असेंबलिंग कर रहे हैं, ये लगातार सारे रिपोर्ट्स में आ रहे हैं। सरकार मेक इन इंडिया वाली जो पिच थी इनकी, वो कहीं ना कहीं असेंबल इन इंडिया हो चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी कम है। मैन्युफैक्चरिंग से जो हमारी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होती थी वो आने के लिए हमें यहीं पे पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, असेंबल भी करने पड़ेंगे, तब हम एक बड़े मार्केट पूरी इसके लिए बन पाएंगे। बट अगर हम असेंबल नहीं कर रहे हैं, सॉरी, हम अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं तो ये तो सबसे बड़ा हमारे लिए डिमेरिट होगा। और दूसरी बात ये है कि मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें इंडस्ट्री की जरूरत है और हमें बहुत सारे लैंड को एक्विजिशन करना पड़ेगा जिससे हम अपना फैक्ट्री और वो सब चीजें लगा सकें। जहां से हम हमें लैंड एक्वाइज करने के लिए अगर जैसे फार्मर की अगर जमीन लेनी पड़े उसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं। तो यही है वो तो पहले एक ऑफिशियल ने बोला था, इंडिया इज टू मच ऑफ ए डेमोक्रेसी। अब देखो, हम चाइना तो बन नहीं सकते, रशिया तो नहीं बन सकते, हम अपने इसी फ्रेमवर्क के अंदर किस तरीके से इसको कर सकते हैं ये प्लान करने की जरूरत है। देखो लैंड एक्विजिशन मुश्किल आज पहले भी थी और आज भी रहेगी, उतनी उससे ज्यादा रहेगी। आज के टाइम में तो ज्यादा पुश बैक है सोशल मीडिया के वजह से, ये तो प्रॉब्लम होएगी। बट एक्चुअली क्या है, अभी हम असेंबल कर रहे हैं, कोई खराब बात नहीं है। हम ताइवान से ले आते हैं पार्ट्स, अलग अलग पार्ट से आ जाती है, यहीं पर असेंबल हो रहे हैं, तो हमारे लोगों को तो नौकरी मिल ही रही है, जॉब्स मिल ही रही है। और मैन्युफैक्चरिंग के ओर हमें जाना चाहिए। मतलब असेंबलिंग इज गुड, मैन्युफैक्चर थोड़ी बहुत हुई है, मेक इन इंडिया में कुछ लोग नए लोग मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पहले से अभी स्थिति ठीक है, उसको और बेटर स्थिति की ओर ले जाना है। लैंड एक्विजिशन को किस तरीके से और इजी करा जा सकता है, जो इंडस्ट्रियल जोन है, एससीजेड बनाया था इन लोगों ने, एससीजेड को किस तरीके से और डेवलप किया जाए कि वो वहां के पूरे आसपास की जमीन को ले ले। एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा सकता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी करा जा सकता है। बस अगर जैसे कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो ऐसे भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा यूनिट हो जो हम जहां से अगर कहीं दूसरे देश से जो एक्सपोर्ट करके लेके आते हैं पार्ट्स को, वो हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एक पार्ट को मैन्युफैक्चर करने लगे, तो हम अपने ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से उसको एक जगह पे लाके असेंबल कर सकते हैं। नहीं, वो तो ऑलरेडी हो रही है। वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो वहां पे हो सकती है जहां पे इंडस्ट्री, जैसे हरियाणा की बहुत सारी जमीनें अब खेती कम ही होने लगी है हरियाणा की उस एरिया में, तो वो एसईजेड के लिए दे देते हैं। परंतु प्रॉब्लम तब आती है जब खेती की जमीन लैंड एक्विजिशन में आती है। सारे प्रोटेस्ट उस बात की है, जहां पे खेती नहीं हो रहा है वो तो खुशी खुशी दे रहा है, उस तरीके की डिस्ट्रिक्ट में डेवलप करना इजी हो जाती है। बट हर स्टेट में कुछ ऐसी जमीनें होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसी जमीनें होती हैं
और काफी हद तक ज्यादा जमीनें होती हैं कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जा सकता है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, इशू वो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट की कोई आइसोलेटेड 15 एकड़ की जमीन कहीं बीचों बीच है तो उसको तो यूज नहीं कर सकते ना आप। आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। प्रॉब्लमेटिक यही हो जाती है कि आसपास की जमीनें फार्म लैंड है, बीच में कुछ जमीन है जो फार्म लैंड नहीं है, परंतु वो देने के लिए तैयार है, परंतु आसपास की जमीन जब तक आप नहीं लेंगे, एक्वायर नहीं करेंगे, वहां फैक्ट्री नहीं लगा सकते। ऐसा तो नहीं यहाँ खेती हो रही है, यहाँ खेती हो रही है, बीच में एक जमीन है जिसको हमने दे दी है सीजेड के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा लेना पड़ता है, इसलिए प्रोटेस्ट होती है ज्यादातर। कुछ लीगल न्यूज भी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपांड किया है डेफिनेशन ऑफ ए टेररिस्ट एक्ट अंडर यूएपीए, स्टेटिंग दैट इट इज द कलमिनेशन ऑफ conspiratorial activity. It also issued notice on bail plea for the accused in the Pune Pose case. सुप्रीम कोर्ट ने जो टेररिस्ट एक्टिविटी की डेफिनेशन है उसको बढ़ा के ये कर दिया है कि कोई भी कंस्पिरेसी करके उसका कोई फल मिलता है। कंस्पिरेसी करना, कंस्पिरेसी सोचना इस देश में इलीगल नहीं है, परंतु कंस्पिरेसी को कोई रिजल्ट तक लेके जाना वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है। दिल्ली में बड़ा कल न्यूज में भी छाया रहा, दिल्ली डिमोलिशन हो रही है। डिमोलिशन जो तुर्कमन गेट है अपना रामलीला मैदान के पास, जो मस्जिद के आसपास की एरिया है, जो इलीगल तरीके से स्ट्रक्चर्स बने थे उसको इन लोगों ने तोड़ा। तो उसको विरोध करते हुए कुछ लोग आए, वो एआई वगैरह से वीडियो बना दिया कि देखो हमारी मस्जिद टूट रही है, आप लोग विरोध करो, रात को सोना नहीं। तो पुलिस के साथ एक छोटी झड़प हुई वहां पे, परंतु अभी आसपास की एरिया को तोड़ दिया है। एक्चुअली क्या है, उसकी आसपास भी थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स बन गए रहे, परंतु उसको सबको तोड़ दिया है। कल ये खबर आया, एक मॉब ने अटैक किया एमसीडी की ऑफिशियल्स को, बट आई थिंक इट्स अंडर कंट्रोल। उत्तराखंड की जो माइनिंग वाली केस है बागेश्वर में, तो सुप्रीम जो उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने वहां इंटरवीन किया है, एक एक्सपर्ट पैनल को वहां पे जिम्मेदारी दिया है कि ये चेक करने के लिए कि एनवायरमेंटल डैमेज तो नहीं कर रहा है। तो ये लीगल न्यूज थी। स्पोर्ट्स में जो इंग्लैंड की क्रिकेटर है 22 इयर्स ओल्ड जैकब बैटल ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी मारा, आज 154 पे आउट हुए हैं वो। तो जबरदस्त उनकी ये रही परफॉर्मेंस रही। हॉकी इंडिया लीग शुरू हो गई है और हैदराबाद तूफान्स और शोरमा एचसी ने सिग्निफिकेंट विन्स किया है। जैसे हमारी आईपीएल होती है, ऐसे हॉकी की भी एक हॉकी इंडिया लीग मैन एंड वुमेन दोनों की एक साथ शुरू हो गई है। धुरंधर जो रणवीर सिंह की मूवी है, वो हिंदी मूवीज में हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी, वो पुष्पा 2 की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपने 33 डे के अंदर उसने एक सिंगल लैंग्वेज में कोई मूवी इतना कमाने वाला इंडिया की सबसे बड़ा ग्रॉसिंग मूवी बन चुका है। तो अभी जो है वो जो सिंगल लैंग्वेज में कितनी अर्निंग कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पे? 1254 करोड़। और पुष्पा कितने पर थी? पुष्पा थी 830 करोड़। 830 पुष्पा थी सिंगल लैंग्वेज में, और इसने वो एक्चुअली मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। ऐसे तो उसकी ओवरऑल ज्यादा है, परंतु एक ही लैंग्वेज पे कोई मूवी है तो ये क्रॉस कर चुके हैं उसको। इसको भी अगर मल्टीपल लैंग्वेज में डब करना चाहा है, रिलीज करेंगे क्या डब करके? नहीं, वो तो इनने बनानी नहीं थी इस टाइप की ना। एक्चुअली 3 ग्रॉसिंग मूवीज थे इससे पहले। पहले दंगल थी, फिर दंगल को बाहुबली 2 ने क्रॉस करी, बाहुबली 2 को पुष्पा 2 ने क्रॉस करी, पुष्पा 2 को इसने क्रॉस करी। कब तक लगता है कि जो धुरंधर की दूसरी और दूसरा पार्ट है वो रिलीज हो पाएगा? वो मार्च 19 को रिलीज होगी, इसी साल ही मार्च 19 को इसकी सेकंड पार्ट रिलीज होगी, जो सीक्वल एक तरीके से है।